गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आपकी संस्कृत क्लास में स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संधि प्रकरण, संधि। तो जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, तो वो सब हमने पीछे वाली क्लास में समझ लिया था। और आज हम उसको नोट करेंगे। अपनी नोटबुक और पेन निकालिए और उसमें लिखिए कि संधि की परिभाषा, संधि किसे कहते हैं। यानी मैंने पहले बताया था कि संधि के दो पद होते हैं, एक तो प्रथम पद और एक होता है दूसरा पद। प्रथम पद का तो अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण है ना, आदि वर्ण। इन दोनों वर्णों के मेल से क्या होती है, संधि होती है, परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है, मिलना या उसको समझौता करना या फिर जोड़ना। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि का तो हमें पता चल गया कि संधि को मेल को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और किसके मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो यानी संधि युक्त पद में दो या दो से अधिक पदों को अलग अलग करना, यानी उसको खंडित करके करना, दो भागों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय है, एक संधि युक्त पद है, ठीक है। तो हिमालय का विच्छेद हम करेंगे तो ये देखो हमने दो भागों में इसको बांट दिया। और मैंने ये भी बताया था कि संधि को कहाँ से तोड़ेंगे, जैसे यहाँ ये दीर्घ वर्ण है ना, तो इसको अलग करेंगे तो इसका भी अर्थ सार्थक होना चाहिए और दूसरे वर्ण पद है उसका भी अर्थ क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। जैसे हिमालय है, हिमालय का हमें पता है कि हिमालय पर्वत का नाम है ना, तो उसका विच्छेद किया तो हिम प्लस आले हो गया। तो यहाँ भी हमें पता है कि हिम यानी क्या होती है, बर्फ होती है, आले यानी घर होता है। तो इनको दोनों को विच्छेद करने पर इन दोनों का भी अर्थ क्या हुआ, सार्थक, दोनों का अलग अलग अर्थ निकला। तो संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं। अच संधि यानी ए से लेकर च, ये एक प्रत्याहार है। अब आप ये कहोगे कि प्रत्याहार किसे कहते हैं, यानी 14 महेश्वर सूत्र है जो शिव के डमरू से उत्पन्न हुए थे। उन 14 महेश्वर सूत्रों में से ही ये एक प्रत्याहारों का निर्माण हुआ था। वो महेश्वर सूत्र है, वो कौन से हैं, उन महेश्वर सूत्रों में से ही इन ये अच हल, ये तो है प्रथम, यानी ए से लेकर च तक, यहाँ तक, यानी अंतिम वर्ण होता है, हलंत वाला वर्ण होता है, उसकी तो हम क्या कर देते हैं, इत संज्ञा करते हैं, अर्थात लोप कर देते हैं, ठीक है। तो अच में ए से लेकर औ तक जितने भी वर्ण है, अर्थात कौन से वर्ण है, स्वर वर्ण है ना। तो अच में तो स्वर संधि है, तो इसमें सारे वर्ण क्या है, स्वर है। और दूसरा है हल संधि, तो है से लेकर ल तक, यानी स्वर संधि के जो प्रथम 4 सूत्र है उसमें तो स्वरों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और पांचवें सूत्र से लेकर 14 नंबर का जो सूत्र है उसमें सभी में व्यंजनों का प्रयोग किया गया है। तो पांचवा सूत्र वो है से शुरू होता है, ठीक है, और अंत कहाँ होता है, ल से। तो है और से लेकर ल तक इन दोनों के बीच में जितने भी व्यंजन आते हैं तो वो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। अगली है विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों हो गई। अब तीनों के अलग अलग से हम पढ़ेंगे। तो पहली है स्वर संधि। तो हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। पहला कौन सा होता है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की मैंने आपको पहचान बताई थी कि दोनों पदों में समान स्वर होते हैं। याद आया कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का आरंभिक वर्ण होगा, वहां समान स्वर होंगे। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार समझा देती हूँ। दीर्घ संधि कहलाती है, ये इसकी पहचान मैंने बताई थी, ठीक है। ई की, ऊ की, री की, आ की, ये दीर्घ मात्राएं इसके अंदर लगेगी पहचान के लिए, ठीक है। गुण संधि, गुण संधि में एक मात्रा होती है, ठीक है। आगे हम जब इसको अलग से पढ़ेंगे तब हम अच्छे से समझ लेंगे। वृद्धि संधि में पहचान के लिए बता रही हूँ, वृद्धि संधि में 2 मात्राएं होती हैं। यण संधि में ये व र ल से, ये व र से पहले आधा अक्षर आता है, वो कौन सी संधि होती है, पहचान। जैसे अव्यय है, अव्यय है,
वैसे पहले आधा अक्षर। ये वर्ण याद रख लेना, ये व र ये वाली वर्ण है ना, ये व र से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है, जैसे अत्यधिक है, अत्यधिक, तो ये से पहले क्या है, आधा अक्षर है। यानी ये व र से पहले आधा वर्ण आता है तो वो कौन सी संधि कहलाती है, ये संधि कहलाती है। अयाधी संधि, ओ ए ऐ ओ औ, औ आओ, ऐ आए, ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे पाव कह, नाय कह, पव नह, गाय कह, है ना, भवन, ये सारे किसके हैं, अयाधी संधि के उदाहरण। तो एक बार तो आप इसको नोट कर लो, उसके बाद भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। कर लिया क्या? देख लिए? अब देखो पहली स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि के भेद कितने थे? 8। 8 में से पहला भेद था अपना दीर्घ संधि का, तो पढ़ेंगे दीर्घ संधि। पहले समझा देती हूँ। दीर्घ संधि जैसे ए प्लस ए प्लस आ प्लस ए, आ प्लस आ, ठीक है। ये जितने भी मिलेंगे तो होगा क्या? आ ही होगा। इसी तरह ये तो हुआ प्रथम। दूसरा है ई प्लस ई प्लस बड़ी ई प्लस छोटी ई, और दोनों ही दीर्घ ई। इन सबको मिलाने से क्या होगा? क्या होगा? दीर्घ ई ही होगा। अब इसी तरह है ऊ, दीर्घ ऊ, अगर साथ साथ में लिख भी सकते हो, लेकिन जब मैं करवाऊंगी तो इनके साथ साथ में क्या करवाऊंगी? उदाहरण करवाऊंगी। तो ये हुआ दीर्घ ऊ, ठीक है। अब इसी तरह है री प्लस री बराबर दीर्घ री, है ना। मैंने क्या बताया था? 2 पद होते हैं, ठीक है। विच्छेद करेंगे तो हम तोड़ेंगे, 2 पदों में करेंगे। संधि में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। एक तो होता है प्रथम पद और एक होता है दूसरा पद। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण, ठीक है। तो जब हम संधि करेंगे तो मैंने दीर्घ संधि में क्या बताया था कि पद है दोनों समान होने चाहिए। यानी प्रथम पद के अंत में ए है तो ए या आ में से ही कोई सा वर्ण होना चाहिए। देखो तो समान है ना सभी में, इधर भी ई समान सभी में, है ना। इधर ऊ भी सब में समान है ना, इधर भी समान है। दीर्घ संधि की यही एक पहचान है कि स्वर कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। कहाँ? प्रथम पद का अंतिम
और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर यानी बाद वाला पद में प्रथम वर्ण और पूर्व पद यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण। तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों पदों में समान वर्ण होने चाहिए, वो होती है दीर्घ संधि। तो जैसे अब हम इसके उदाहरण देखेंगे, साथ साथ में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। जैसे मुरारी, मुरारी, मुरारी। ए और ए का कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसका विपरीत क्या होगा? मुर प्लस अरिही, मुर प्लस अरिही। अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण में क्या है? ए है, और दूसरे पद के आरंभिक वर्ण में भी क्या है? ए है। दोनों में वर्ण क्या है? समान है। तो ये हुआ ए का उदाहरण। दूसरा है दक्षिणायन। देखो मैंने बताया था ना कि विच्छेद करेंगे तो ये बीच वाला जो दीर्घ वर्ण है इसी का विच्छेद करेंगे, बताया था ना। तो इधर हम किसका करेंगे? ये दीर्घ वर्ण है इसका करेंगे, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण, दक्षिण प्लस आयम। दक्षिण प्लस इसमें क्या है? आ है। दक्षिण प्लस अय्यम, दक्षिण प्लस अय्यम, दक्षिणायन। ये भी कौन सा है? ए प्लस ए का ही उदाहरण है। दक्षिण प्लस अय्यम। प्रथम पद के अंत में में क्या मिला हुआ है? ए, और प्रथम दूसरे पद के प्रारंभिक वर्ण ए है ही, तो ये क्या होगा? दक्षिणायन। ठीक है। अब इसी तरह है इसका क्या हो जाएगा? इसका जैसे हम पढ़ेंगे देवालय, देवालय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देव प्लस आलय। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है, और दूसरे पद के आरंभ में क्या है? आ। तो ए प्लस आ बराबर आ। समझ में आ रहा है ना? अब आ प्लस ए, तो आ प्लस ए का उदाहरण क्या होगा? जैसे तथापि, तथापि। तथापि का मैंने बताया था कि बीच वाला जो दीर्घ वर्ण है इसी के हम टुकड़े करेंगे, तो क्या हो जाएगा? तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि। क्या है इसमें? आ है। तथा में थ में क्या मिला हुआ है? आ, और इसमें क्या है? ए। आ प्लस ए बराबर आ। ठीक है, इसमें से क्या निकाल लिया? ए निकाल लिया, है ना। तो तथा प्लस अपि, तथापि। अब आगे है आ प्लस आ, तो इसका क्या होगा? जैसे विद्यालय, विद्यालय का क्या होगा? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो विद्या में आ है ना, और आ है वो, आलय में आ है ही, तो दोनों में क्या होगा? आ प्लस आ बराबर आ। ऊपर चल जा। क्यों? पढ़ो बैठ ले और ले ले किताब ले ले। जैसे देखो महात्मा, महात्मा, तो क्या होगा? महा प्लस आत्मा। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण में क्या मिला हुआ है? आ मिला हुआ है, और दूसरा पद है वो ऑलरेडी आ इसके अंदर है ही, तो आ प्लस आ बराबर आ। ठीक है, लिख लिया क्या? अब ये तो हो गया ए प्लस ए बराबर आ का। अब हम करेंगे ई का।
जैसे देखो रविंद्र, ध्यान रखना है संधि युक्त पद होगा ना दीर्घ संधि का, उसमें मात्रा कैसी होगी, दीर्घ लगी होगी। कौन सी लगी होगी, दीर्घ लगी होगी। जैसे रविंद्र है तो रविंद्र का जब हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा रवि प्लस इंद्र है। क्या हो जाएगा, देखो प्रथम पद के अंत में वह है, वह में कौन सी लगी हुई है, ह्रस्व ई लगी हुई है, छोटी ई लगी हुई है ना। अब सामने भी क्या है, ई है, तो दोनों के ई के मिलने से हमें यहाँ उदाहरण दिया कि क्या होगी, दीर्घ ई ही होगी। तो यहाँ पर क्या लगा दी हमने, दीर्घ ई लगा दी। अब एक छोटी सी बात है वो ध्यान में रखना, मैं आपको बता रही हूँ, इंद्र जहां भी होगा, रविंद्र है, कविंद्र है ना, जो भी है, इंद्र शब्द में ई हमेशा छोटी आएगी। ध्यान रखना, इंद्र में हमेशा ई कौन सी आती है, छोटी। जब आप ईश लिखते हो, जैसे जगदीश है, महेश है, कपीश है, दिनेश है, राजेश है, इसमें क्या, सब में क्या लगता है, ईश लगता है। तो ईश यानी होता है क्या, ईश्वर। और ईश्वर कैसा होता है, बड़ा होता है। तो ईश्वर वाले में ई में कौन सी, जैसे ईश्वर में हमेशा कौन सी ई लगती है, बड़ी ई लगती है। और इंद्र में हमेशा कौन सी लगती है, छोटी ई लगती है। ध्यान रखना, इंद्र में बड़ी ई मत कर देना, ठीक है ना। इंद्र में छोटी ई आएगी और ईश्वर, ईश में हमेशा ईश, ईश्वर है, जैसे हम लिखते हैं ईश्वर है, जैसे जगदीश है, जगदीश लिखते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, जगत प्लस ईश्वर है। तो हम कौन सी लगाइए, यहाँ पर बड़ी ई लगाइए। संधि कौन सी है, जसत्व संधि है, व्यंजन संधि है। प्रथम पद के अंत में क्या है, व्यंजन है ना, इसमें ए भी नहीं है। दूसरे पद का आरंभिक वर्ण क्या है, यानी व्यंजन संधि की पहचान है, यानी दो प्रथम पद का अंत में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, और दूसरे पद के आरंभ में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। यानी यहाँ पर स्वर नहीं आ सकते दोनों जगह, या तो दोनों व्यंजन ही आएंगे, क्योंकि हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे क्या, या तो दोनों व्यंजन ही आएंगे या एक स्वर या एक व्यंजन आएगा। तो वो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, कविंद्र। कविंद्र है तो इसका क्या होगा, कवि प्लस इंद्र है। ठीक है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण है छोटी ई, और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण है वो भी कौन सा है, छोटी ई। जब हमने इसको मेल किया तो कौन सी आई, दीर्घ ई आई। अगला है मुनीश्वर है। मुनीश्वर है, जैसे मुनि प्लस, मैंने ईश्वर बताया था, ईश्वर में कौन सी आएगी, बड़ी ही आएगी ना, मुनि प्लस ईश्वर। जैसे हमने यहाँ दूसरे नंबर का है, दीर्घ ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई ही आएगी। तो यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण में छोटी ई है और दूसरे पद के आरंभिक वर्ण में बड़ी ई है, तो हमें क्या कर दी, यहाँ पर बड़ी ई ही कर दी है। जैसे क्षितिशय, क्षितिशय, तो क्षितिशय का क्या होगा, क्षिति प्लस ईश है, क्योंकि ईश्वर में हमेशा, ईश में हमेशा कौन सी आती है, बड़ी ई ही आती है। अब अगला है दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई, जैसे महेंद्र है, महेंद्र है तो क्या होगा, मही
उदाहरण क्या है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण दीर्घ है और दूसरे पद का आरंभिक वर्ण क्या है? ह्रस्व है। दोनों वर्णों के मेल से दीर्घ ई ही आई है, तो यहाँ पर क्या हो गया? महींद्र है। ठीक है। अगला है दीर्घ ई और दीर्घ ई का जो मेल होगा, जैसे श्रीशय, श्रीशय का मतलब क्या होता है? श्री, श्री प्लस ईशय। मही यानी क्या होती है? मही यानी पृथ्वी होती है। ईशा या इंद्र यानी इंद्र, पृथ्वी का है जो इंद्र वह है महेंद्र। ठीक है। श्री यानी होती है लक्ष्मी, लक्ष्मी का जो है ईश्वर है श्रीशय, श्री का है जो ईश्वर वह है श्रीशय। समझ में आया क्या? लिख लो। जैसे नारीश्वर है, नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर है, नारी प्लस ईश्वर है, यानी नारी का है जो ईश्वर वह है नारीश्वर है। ठीक है। अब हम करेंगे ऊ का। सिंदूर में, ये लिख लिया क्या? एक बार इतना मिटा देते उसके बाद में कर लेना। पहला है भानुदय, भानुदय। ऊ की मात्रा है कौन सी है? बड़ी है। पहचान जाओगे कि संधि तो कौन सी है? दीर्घ की है, दीर्घ यानी बड़ा। ठीक है। भानु, भानु प्लस उदय। अब देखो भानुदय का मतलब होता है सूर्योदय। भानु यानी होता है सूर्य, उदय यानी होता है उगना, सूर्य उगना। अलग अलग, दोनों के भी अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। भानु यानी सूर्य, उदय यानी उदित होना, उगना। ठीक है। तो भानुदय, सूर्य का उदय होना। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है ह्रस्व उ, और ये भी कौन सा है? छोटा ऊ। दोनों के मिलने से क्या बना है? दीर्घ ऊ बना है। अब इसी तरह पढ़ेंगे गुरुपदेश है, गुरुपदेश है। अब देखो एक तो होता है ये रू और एक होता है ये रू। ठीक है। ये तो होता है छोटा रू, है ना, और ये कौन सा होता है? बड़ा रू होता है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। ये तो होता है ह्रस्व और ये होता है गुरु, और यहाँ पर कौन सा है? दीर्घ है, बड़ा है। तो क्या करेंगे? गुरु प्लस उपदेश है, यानी गुरु यानी गुरु, उपदेश यानी उपदेश। जैसे प्रवचन जिसे बोलते हैं, है ना, भाषण जिसे बोलते हैं, उपदेश जिसे बोलते हैं, तो गुरु उपदेश है, गुरु का उपदेश। अब अगला है इसी तरह। अब ये तो दीर्घ ह्रस्व उनके हो गए, दोनों उदाहरण समझ में आ गया ना। अब आगे हम करेंगे ह्रस्व उ और दीर्घ उ का। जैसे पढ़ेंगे लघूर्मी। क्या पढ़ेंगे? लघूर्मी। ये क्या हो जाएगा? लघु प्लस, बताओ क्या हो जाएगा? उर्मी। लघु प्लस उर्मी। अब मैं ये पूछूं कि ये इसका अर्थ क्या होता है? लघुर्मी का अर्थ, लघु यानी होता है छोटा, उर्मी यानी क्या होता है? उर्मी यानी होती है लहर। उर्मी यानी क्या होती है? लहर। जैसे समुद्र में पानी समाहित होता है तो क्या उठती है? लहरें उठती हैं। उर्मी यानी लहर, यानी छोटी लहर, है ना। लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी। अब इसी तरह अगला है मधुस्म।
मधुष्मा, मधु प्लस उष्मा, ठीक है। दीर्घ उ और ह्रस्व उ, इसी का अब हम इसी का उदाहरण करेंगे। तो जैसे होगा, क्या होगा इसका उदाहरण, मधुर्जा, है ना। क्या हो जाएगा, वधु प्लस ऊर्जा, वधु प्लस ऊर्जा। अब हम करेंगे दीर्घ उ, दोनों दीर्घ उ का करेंगे। तो इसका हो जाएगा जैसे, सॉरी, वधुर्जा, दोनों दीर्घ उ का ही उदाहरण होगा। तो आप इतना करें। एक अवधि का उदाहरण और कर लेते हैं, जैसे होत्री कार्य है, होत्री कार्य है। एक होता है पितृणम, पितृणम, होत्री प्लस ऋकार है। होत्री यानी आहुति जो देने वाला होता है ना। पितृऋणम, पितृ का जो है ऋणी, पितृऋणम, होत्री प्लस ऋकार है, होत्री प्लस ऋकार है, होत्री कार है। पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम हो गया पितृणम। तो ये हो गई अपनी दीर्घ संधि है वो कंप्लीट हो गई। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कौन सी संधि, गुण संधि, ठीक है। लिख लिया क्या इसको? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।